प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड लेसन राजा, किसान और नगर सीखने जा रहे हैं। यह लेसन हमारा लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी तक का इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और इसमें हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सीखेंगे। तो पहले लेसन ईंटे, मनके तथा अस्थियों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था और उसका टाइम पीरियड भी देखा था कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। तो अब हम इसको आगे सीखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद का लेखन कब हुआ तथा हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने के 1500 वर्ष बाद उत महाद्वीप में क्या परिवर्तन देखने को मिले। ऐसा जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है तो समाप्त होने के लगभग 1500 वर्षों बाद यहाँ पर जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनके किनारे जो लोग रहते थे, इन लोगों ने ऋग्वेद के लेखन का कार्य किया, यानी ऋग्वेद को लिखने का काम किया। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे अगर उत्तर भारत है या दक्कन का पठार है और कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी किसानों की बस्तियाँ निकल कर के सामने आती हैं। दक्षिण भारत में देखते हैं तो चरवाहों की बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म से पीछे 1000 वर्ष पहले देखते हैं तो इस समय में जो मध्य भारत का हिस्सा है और जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहाँ पर शवों के अंतिम संस्कार करने के तरीके में कई सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन सामने आते हैं, कई सारे बदलाव हो जाते हैं। देखने में आता है कि लोग शवों को पत्थरों के बीच दफनाना शुरू कर देते हैं। तो महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे यहाँ से मिले हैं। इसके साथ साथ लोग शवों के साथ साथ लोहे के औजार या हथियार भी दफना दिया करते थे। ऐसे प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में देखते हैं तो उस समय राज्यों के बनने की शुरुआत होती है, यानी राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास होने लगते हैं। यानी जो राज्यों के बनने की प्रक्रिया जो है, राज्य और रजवाड़ों की बनने की प्रक्रिया छठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे करके इस उपमहाद्वीप में अलग अलग नगर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। आगे हम सीखते हैं कि जो जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने भारतीय राजनीतिक इतिहास को समझने में क्या योगदान दिया। तो बेटा, ये जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का काम किया। यहाँ के जो अभिलेख थे या सिक्कों की जो लिखावट थी, उन पर जिस भाषा में लिखा हुआ था, जिस लिपि में लिखा हुआ था, वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। इन लिपियों को पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया। इन्होंने उसको पढ़ करके उनमें लिखी गई बातों को समझने का प्रयास किया और उनका मतलब निकाला। जब उनको पढ़ा तो प्रिंसिप को पता चला कि कई सिक्कों पर पियदस्सी लिखा हुआ है। पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम, माने कहने का मतलब सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम। कुछ सिक्कों पर पियदस्सी लिखा है और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें पियदस्सी और साथ साथ राजा का नाम लिखा हुआ है और कुछ अभिलेखों पर केवल राजा का नाम लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है ये जो पियदस्सी शब्द है वो राजा अशोक के लिए प्रयोग है, क्योंकि कुछ अभिलेखों पर अशोक केवल लिखा हुआ है और कुछ में पियदस्सी और राजा का नाम साथ में लिखा हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे जो प्रिय राजा था, वो प्रसिद्ध राजा था, शासक था, वो कौन था? अशोक था।
तो इस शोध से राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। जब ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर लिया गया तो इस उपमहाद्वीप का इतिहास लिखने में बहुत मदद मिली, क्योंकि यहाँ पर जो शासन करने वाले लोग थे उन लोगों की वंशावली को तैयार कर लिया गया। उन राजवंशों की वंशावली का अर्थ है कि राजा कौन सा हुआ, फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। इस तरीके से करके लिपियों के पढ़ने के कारण एक पूरी वंशावली इतिहासकारों के सामने निकल करके सामने आ जाती है। फिर इन विद्वानों ने जानने का प्रयास किया कि क्या जो राजनैतिक परिवर्तन होते थे उन परिवर्तनों का असर वहाँ के सामाजिक विकास और आर्थिक विकास पर भी पड़ता था। तो ये समझ आने लगा कि संबंध इनमें तो था, लेकिन सीधा संबंध नहीं था। अगर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है तो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में भी परिवर्तन आता था, लेकिन इनमें सीधा संबंध नहीं था। अब हम सीखते हैं कि छठी शती ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले का जो समय है उसको एक बदलाव का समय क्यों माना जाता है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको बेटा बदलाव का समय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय राज्यों और नगरों का विकास होना शुरू होता है। यानी नए नए राज्य बन करके सामने आते हैं, नगर बन के सामने आते हैं, लोहे का प्रयोग लोग करना शुरू कर देते हैं, सिक्कों का विकास होता है। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म की विचारधाराओं का विकास होता है। बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथों में, जो बौद्ध और जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों में महाजनपद यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। 16 महाजनपद यानी दोनों में 16 महाजनपदों की सूची मिली है। लेकिन एक बात यह है कि जो महाजनपद है इनमें कुछ तो कॉमन है, कुछ अलग अलग है। जो कुछ महाजनपदों के नाम दोनों में मिले हैं, यानी बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध ग्रंथों में भी मिले हैं और जैन ग्रंथों में भी मिले हैं। वे राज्य हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। ये ऐसे राज्य हैं जो कि दोनों ही धार्मिक ग्रंथों में इन नामों का उल्लेख होता है। अब है कि महाजनपदों में शासन किस तरह होता था। जो महाजनपद जिनके बारे में हम देख रहे हैं वहाँ पर आखिर में शासन किस तरीके से होता था। तो अधिकांश महाजनपदों में एक राजा होता था जो वहाँ शासन करता था, लेकिन सारे जो राज्य थे उन सभी राज्यों से हटकर कुछ गण और संघ नाम से भी राजनैतिक इकाइयाँ थी। गण और संघ के नाम से भी राज्य थे। और इन इलाकों में कोई एक राजा शासक नहीं होता था, बल्कि कई लोगों का एक ग्रुप होता था, कई लोगों का एक समूह होता था जो इस इलाके में शासन करता था, और इस ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। ऐसे ही मतलब राज्य से संबंधित भगवान महावीर और भगवान महाबुद्ध थे, जो इन्हीं गणों से संबंधित थे। ऐसी गणराज्य से ही वो आते थे, भगवान महावीर हो या भगवान बुद्ध हो। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना करी और बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। तो ये लोग भी इसी तरह के गणराज्यों के ही सदस्य थे। अब वज्ज संघ, जैसे वज्ज का ये भी एक वज्ज नाम का जो महाजनपद है, ये भी एक संघ था। तो ऐसे कुछ राज्य थे, इनमें भूमि तथा जो वहाँ उस इलाके की जो भी ज़मीन होती थी या वहाँ के जो भी आर्थिक संसाधन थे, उन सभी पर उस गण के राजा का सामूहिक रूप से नियंत्रण होता था। कहने का मतलब ये है, वज्ज जैसे राज्यों में चूँकि अनेक राजा होते थे, अनेक राजाओं का समूह शासन करता था, तो उन सभी राजाओं का उस इलाके की समस्त भूमि पर और वहाँ के सारे आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता था। ऐसी शासन व्यवस्था लगभग 1000 साल तक देखने को मिलती है। अब ये जो महाजनपद थे, सभी महाजनपदों की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी।
और इस राजधानी को सुरक्षा की दृष्टि से किले से घेरा जाता था, किला बना दिया जाता था। अब राजधानियों की देखरेख करने का भी काम होता था। अब इस काम को करने के लिए सेनाओं की ज़रूरत पड़ती थी और नौकरशाहों की ज़रूरत पड़ती थी, कर्मचारियों की। तो इन सेनाओं के रखरखाव के लिए और नौकरशाहों को के लिए अधिक आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होने लगी। चूँकि राजधानी की सुरक्षा भी करनी, सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, कामकाज के लिए कर्मचारी चाहिए। अब इन लोगों को तनख्वाह देना है, तनख्वाह देने के लिए ज़्यादा पैसों की उगाही करने का भी काम इन राज्य महाजनपदों के ऊपर आ गया, यानी ज़्यादा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता इन्हें महसूस होने लगी। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र लिखे जाने लगे, धर्म ग्रंथों की रचना शुरू कर दी गई और इन धर्म ग्रंथों में शासकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि शासक लोग हैं, राजा उन्हें क्या करना है। इसी तरीके से उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, अन्य लोग, उन्हें क्या करना है, यानी राजाओं के कार्य क्या हैं, वहाँ रहने वाले अन्य लोगों के कार्य क्या हैं, ये नियम बनाए जाने लगे और इनका उल्लेख ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत किया। और यह भी अपेक्षा की गई कि जो भी राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण से बनेगा। जैसे आपको पता वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो दूसरा वाला वर्ण है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वर्ण का राजा होगा, ऐसा भी नियम बनाया गया। अब शासकों को काम क्या दिया गया, इनका काम था कि किसानों, व्यापारियों और वहाँ रहने वाले जो शिल्पकार लोग हैं उनसे टैक्स वसूल करे, कर वसूल करे और उनसे भेंटें वसूल करे। जब ये टैक्स वसूल करेंगे तभी इनके पास पैसा आएगा और ये अपने जो शासन के अंतर्गत कार्य उनका संचालन कर पाएंगे। इसी प्रकार से पैसा इकट्ठा करने के अंतर्गत ये लोग आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उन पर आक्रमण करने से भी नहीं हिचकते थे, इसको भी जायज़ मानते थे कि अगर हम पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसे जीतते हैं, वहाँ उसको लूटते हैं तो भी ठीक है, इससे हमारे मतलब आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही व्यवस्था को मजबूत कर लिया। आने वाले समय में जो कुछ राज्य थे इन्होंने अपनी पक्की एक सेना रखना शुरू कर दिया, कर्मचारियों का एक पूरा एक समूह तैयार कर लिया। लेकिन कई राज्य ऐसे भी थे जो पूरी तरीके से अपनी सेना नहीं बना पाए, बल्कि दूसरों की सेना पर आश्रित रहते थे। अब हम आगे सीखेंगे कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण क्यों था। जैसे मगध भी एक वहाँ का राज्य था, तो मगध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था। तो 6ठी से 4वीं सदी ईसा पूर्व के बीच जो मगध महाजनपद, ये सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद बन के सबके सामने निकलता है। उसका कारण था कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, तो यहाँ अच्छी खेती होती थी, अच्छी पैदावार होती थी, इसलिए महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण था कि यहाँ पर लोहे की खदानें पाई जाती हैं, वहाँ से लोहा निकाल करके हथियार और उपकरण बनाए जाते थे। इसके अलावा मगध के जंगलों में हाथी पाए जाते थे और हाथी का प्रयोग उस समय सेना में किया जाता था, जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग होता था हाथी। और इसके साथ साथ यहाँ जो गंगा नदी है या इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से आने जाने का रास्ता बहुत आसान था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जा सकता था। तो ये कारण है कि मगध जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म के जो लेखक हैं उन्होंने मगध के बारे में अपनी अलग ही बात बताई। उन्होंने कहा कि मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो बहुत मजबूत शासक थे और उन्होंने जो यहाँ के बारे में जो भी नीतियाँ बनाई वो बहुत ही सार्थक थी। इस कारण से मगध जो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर एक मजबूत साम्राज्य बना। उस समय के जो शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने अच्छी नीतियाँ बनाई और उन अच्छी नीतियों के उनके मंत्रियों ने लागू किया और ये मगध एक
महत्वपूर्ण जनपद बन के लोगों के सामने आया। शुरू शुरू में इस मगध की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगाह। राजगाह, अगर इसका प्राकृत नाम हम कहें तो इसको कहते थे राजगीर। ये मगध की पहली राजधानी थी और इसका राजगाह का मतलब होता था राजाओं का घर, राजाओं का घर। तो पहाड़ियों के बीच ये राजगाह बसी हुई थी, यानी जो राजधानी इनकी थी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शहर था। लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया जाता है, जिसे आज पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। ये जो मौर्य साम्राज्य है, प्राचीन काल का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो मगध के विकास के साथ, जैसे जैसे मगध का विकास हो रहा था उसी समय मौर्य साम्राज्य का भी उदय हो रहा था, यानी मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ ही मगध का विकास जुड़ा हुआ था। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने लगभग 321 ईसा पूर्व इस साम्राज्य की स्थापना करी थी और इनका शासन क्षेत्र अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके बाद इनके पौत्र यानी बेटे के बेटे अशोक आते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक बढ़ा दी और उन्होंने कलिंग, कलिंग जिसको आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर विजय प्राप्त करी और इन्हें शुरुआती भारत का यानी आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अब हम सीखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है। तो अगर हम पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो खास करके हमें उस जमाने की मूर्ति कला मिली, मूर्तियाँ मिली, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरा है रचनाएं, यानी कौन कौन सी रचनाएं। तो ऐसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। उस मेगस्थनीज ने अपने विवरण लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे। उन यात्रा वृत्तांतों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसी तरह चंद्रगुप्त के मंत्री थे चाणक्य, या इनको कौटिल्य भी कहते थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। और अगला पॉइंट है कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा पत्थरों और स्तंभों पर अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनाए थे और वो अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, से ज़रूर याद करना है। आगे हम देखते हैं कि अशोक ने पत्थरों पर संदेश क्यों लिखवाए। आखिर अशोक ने जो लिखवाया था संदेश, पत्थरों पर क्यों लिखवाए। तो अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश लिखवाना शुरू किया था। और इन कहना चाहिए इन स्तंभों या पत्थरों के, जो पत्थर के स्तंभ बनाए थे, इसके द्वारा अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया। इन स्तंभों पर उसने लिखवाया कि बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए और दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी अच्छी अच्छी बातें इसने स्तंभों पर लिखवाई और लोगों की जागरूकता के लिए अलग अलग जगहों पर इन स्तंभों को लगाया गया। अब हम सीखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी यहाँ प्रशासन किस तरह चलाया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 5 राजनैतिक केंद्र थे। एक तो उनकी जो अपनी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो तो था ही था प्रशासनिक केंद्र। इसके अलावा 4 और प्रांतीय केंद्र थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन स्थानों को आपको मैप में अवश्य देखना है। इन सब केंद्रों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ। जो अशोक के समय जो अभिलेख लिखे गए उन सारे केंद्रों का उल्लेख इनमें किया गया है। और अभिलेखों से पता चलता है कि पाकिस्तान के
जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत वहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक एक ही जैसे संदेश लिखे गए थे, उत्कीर्ण किए गए थे। तो विशाल साम्राज्य, इनका बहुत विशाल साम्राज्य था। तो यहाँ की प्रशासनिक, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था जो थी एक जैसी नहीं थी। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके के बने हुए थे। जैसे अफगानिस्तान का जो इलाका देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र था। अगर हम उड़ीसा का क्षेत्र देखते हो तो समुद्र का किनारा यानी तटवर्ती क्षेत्र था। लेकिन मौर्यों का मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी तथा उसके आसपास के केंद्रों पर था। जो मजबूत इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो इनकी जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र थी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक नियंत्रण इनका बहुत मजबूत था। अब जो तक्षशिला या उज्जैनी है, ये एक व्यापारिक मार्ग था, वहाँ पर स्थित थे। जो सुवर्णगिरी हम देख रहे हैं वहाँ पर ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर सोने की खदानी थी, इसलिए महत्वपूर्ण था। अब इस पूरे साम्राज्य में जो आना जाना होता था वो या तो ज़मीन के रास्ते होता था या नदी के मार्ग के द्वारा होता था। नदियों से या भूमि के द्वारा, भूमि मार्ग से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर साम्राज्य में आते जाते थे। राजधानी से अगर प्रांतों तक जाना होता था तो वहाँ प्रांतों में यानी उनके अन्य राज्यों में जाने के लिए कई हफ्ते या कई महीनों का समय लग जाता था। तो इसलिए जो लोग यात्रा करते थे, जो यात्री लोग होते थे, उनके खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराना या उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना, तो ये काम भी प्रशासन के द्वारा किए जाते थे। इसलिए सेना सुरक्षा, जो समय की जो सेना थी वो सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रही, यानी सेना के द्वारा ऐसे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करी जाती थी। तो जो मेगास्थनीज यूनानी जो राजदूत था जो दरबार में आया था, तो उसने अपने विवरण में मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों का संचालन किस तरह किया जाता था उसका उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? उसने बताया अपने लेख में कि वहाँ सेना के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी और 6 उप समितियाँ थीं। एक समिति और 6 उप समिति, और वो उप समितियाँ अलग अलग काम करती। जैसे पहली जो समिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी, यानी जो पानी के द्वारा जो लड़ाई करते हैं नौसेना, उसका संचालन करती थी नौका के द्वारा। दूसरी जो समिति थी वो यातायात और खान पान का संचालन करती थी। यातायात की देखभाल करना, खान पान को लोगों तक पहुंचाना। इसका काम दूसरी समिति का ये भी था कि कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था कराए, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था कराए, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये सारा काम दूसरी समिति का था। तीसरी समिति सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी समिति अश्वारोही यानी घुड़सवार जो उनकी सेना थी उसका संचालन करती थी। पांचवी समिति रथारोहियों का संचालन करती, यानी रथ के जो सैनिक थे उनका संचालन करती थी। और छठी समिति हाथियों का संचालन करती थी। इस तरह 6 समितियों का उल्लेख मेगास्थनीज के विवरण में पाया गया है। अब है कि अशोक ने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया। जो अशोक था उसने साम्राज्य को एकजुट बनाए रखने के लिए धम्म का प्रचार किया, और धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोग अपने जीवन को बहुत ही सुगम, सरल और आसान बना सकते हैं। लोग इस जीवन को इस संसार में, और अगर लोग धम्म का पालन करते हैं तो उनका जीवन इस संसार में भी अच्छा रहेगा और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। तो धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था, धम्म महामात्य नामक लोगों की नियुक्ति करी। धम्म महामात्य कौन थे? ये विशेष अधिकारी होते थे जो कि अशोक के धर्म का प्रचार करते थे। तो कुल मिला के हमने देखा कि अशोक ने अपने राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए धम्म का प्रचार विशेष अधिकारियों के द्वारा किया, और इन विशेष अधिकारियों को धम्म महामात्य के नाम से जाना गया। तो बेटा इस पाठ को फिलहाल हम लोग यहीं तक सीखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।